हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। और बेटा आज का जो टॉपिक है हम लोग 14 ग्रुप एलिमेंट से डिस्कस करने वाले हैं। और जिस तरह से मैंने अभी बोरॉन फैमिली कंप्लीट करा के दे दिया है, तो आई वांट टू फिनिश द अनदर पार्ट ऑफ इट, दैट इज द 14 ग्रुप एलिमेंट। उसमें हम देखने वाले हैं अबाउट द कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा जनरल प्रॉपर्टीज। और ये जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक बार इसे देख लो तो जो बच्चों की पढ़ाई होगी उसका रिवीजन होगा। जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको चीजें समझ में आएगी। एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू बेटा, कार्बन फैमिली का अगर वीडियो देखोगे तो आपको ये आने वाले नीट एग्जाम में 100% बेटा एक क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क का मिल ही जाएगा, राइट। तो ये है दैट इज अबाउट द कार्बन फैमिली पी ब्लॉक। आप जानते हो कार्बन फैमिली कम्स अंडर द 14th वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दैट इज ए 4th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इस ग्रुप एलिमेंट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आप जानते हो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, बेटा ये एलिमेंट्स हैं। अगर इन एलिमेंट्स की आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो NS2NP2। देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, hence it belongs to the 4th group of the elements of the periodic table। अब इसमें जो जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले जो कॉमन सबको मालूम है, पहली वाली है बेटा एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस, ये कॉमन है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है दैट इज अबाउट द यस सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। बेटा यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, एज इट इज जैसा आप पढ़ते हैं। डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डाउन दी ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसका मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में अगर आप देखो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज लेड की साइज बड़ी है। बॉइलिंग पॉइंट में देखो बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ये बॉइलिंग पॉइंट क्या करके डिक्रीज करके, क्योंकि यहाँ कोई एक्सेप्शन है भी नहीं। और आप जानते भी हो एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी और इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा लेस द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, जहां एक्सेप्शनल है वो ये है, व्हाट इज दैट सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, यहां एक्सेप्शन आती है। बेटा अनदर वन आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, यहां पर एक्सेप्शंस आएंगी। और मैं चाहूंगा बेटा आप ये चीजें याद ही कर लो, सबसे बेस्ट है। कैसे, सुनो, इन दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बेटा कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, टिन होगा और लेड होगा। देखो बेटा इन दोनों में मैंने आगे पीछे कर लिया क्योंकि यही एक्सेप्शन है। अब आप पूछोगे सर लेड तो यहां होना था, लेड यहां आ गया, क्यों? आप जानते हो सर इट इज ड्यू टू, वेरी गुड, क्या बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कैसे आ गया? क्योंकि आप ही देखो आपका ये कार्बन सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा था, 2, 3, 4, 5 एंड 6th पीरियड। बेटा सारे जो 6th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में आफ्टर द डी ब्लॉक वाले, उनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा। बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एफ ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनकी शील्डिंग बहुत वीक होती है। शील्डिंग वीक होने के कारण साइज कम हो जाती है भाई, और जितनी साइज कम होगी उतनी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन द नेबरिंग, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी देन द नेबरिंग। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जनरल प्रॉपर्टीज में हम बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट डेंसिटी। बेटा यस सर, हम डेंसिटी के बारे में जानते हैं, क्या बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी। पर यहाँ एक्सेप्शन देखा गया है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में कार्बन और सिलिकॉन में ही एक्सेप्शन आती है। यहाँ हमारे कार्बन की डेंसिटी सिलिकॉन से बढ़ के है। बस यही 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, बाकी एज इट इज व्हाट इज दैट कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। अगर आप यहां देखो इन दोनों में एक्सेप्शंस आ गए हैं, व्हाट द पॉइंट, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट में आपको ये याद रखना है। तो देखो बेटा एक्सेप्शन अब तक 3 हो गए। पहले वाली मेल्टिंग पॉइंट आयनेशन वाली एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। डेंसिटी एक्चुअली इंक्रीज होती है पर इन दोनों में वेरिएशन आ गई, कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे ज्यादा डेंसिटी तो लेड की है और सबसे कम डेंसिटी हमारे सिलिकॉन की। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, देयर इज रीजन फॉर दैट वन।
पांचवा वाला बेटा दैट इज सॉरी सिक्स्थ वन अगर आप देखो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ईएन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। ये वाली खास बात बताया बेटा, एनसीईआरटी की वैल्यूज अगर याद करने से अच्छा आप ये याद कर लो, सबके काम में आएगा। हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये जो तीनों एलिमेंट्स है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और अगर आप बात करो लेड और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? भाई फ्लोरीन 4 है, उससे पहले ऑक्सीजन 3.5, उससे पहले नाइट्रोजन 3, उससे पहले हमारे कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखो दैट इज इक्वल टू 2.5 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन। पूछता नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया है। तो ये एक्सेप्शन देखो बेटा आपके पास 4 आ गए, मेल्टिंग पॉइंट, आयनेशन पोटेंशियल, डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 ऐसी जनरल प्रॉपर्टीज है जो आपको एक्सेप्शनली शो करते हैं। इसके अलावा और एक पॉइंट आएगा बेटा दैट इज पॉइंट नंबर 7 कॉल्ड एज ए कैटिनेशन कैपेसिटी। आई होप बच्चे लोग डेफिनेशन जानते हो। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और इस ग्रुप में सबसे अच्छी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी अपना कार्बन ही दिखाता है। हायर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी की डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो उसकी कैटिनेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो कैटिनेशन कैपेसिटी में कार्बन की कैटिनेशन हमारे सिलिकॉन से ज्यादा है, देन दैट ऑफ जर्मेनियम, देन दैट ऑफ टिन। लेकिन खास बात बता बेटा, यहाँ पर हमारा जो लेड है पीबी, ये मेटल है, और ये आपने जनरली याद रखना है कि कोई भी मेटल एलोट्रॉपी भी नहीं दिखाता और कोई भी मेटल अपनी कैटिनेशन कैपेसिटी भी शो नहीं करता। पीबी इज ए मेटल, it does not show or does not have catenation property, but it does not have a catenation property। क्यों? रीजन बोल सकते हैं मेटल, और दूसरा रीजन बोल सकते हैं बेटा ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। भाई ये तो आपको समझ में आ गया, साइज जितनी बड़ी होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी उसकी कैटिनेशन कैपेसिटी भी उतनी कम होगी। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। वेरी गुड। तो देखो बेटा जनरल प्रॉपर्टी में 7 पॉइंट कवर किया है, साथ में आपको मिनिमम 2, 3, 4 पॉइंट आपको एक्सेप्शंस मिल गए हैं। ये 4 पॉइंट ही आपको नोट्स में बनाना है, ये 4 पॉइंट को ही आपको याद करना है, और ये 4 पॉइंट को बेटा एग्जाम तक आपको रिवीजन करना है। क्योंकि एक बार वीडियो देखने से याद तो किसी को नहीं होगा, बट मैं चाहूंगा वीडियो देखने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाइए बेटा। अपने खुद के नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखना ये वहां तक ठीक है, बट अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में आपके लिखे हैंडराइटिंग से ही आपके नोट्स आपको याद आते हैं। पीडीएफ बोलने के लिए होता है, पीडीएफ स्क्रीनशॉट एंड ऑल, उससे तो आप अपने हैंडराइटिंग से अपने बुक में लिखो, अपने नोट्स बनाइए और उसी को रिवीजन कीजिए बेटा टिल एग्जाम, वो आपको एग्जाम हॉल में याद भी आ जाएगा। नेक्स्ट वन आएगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, मैंने जानबूझ के अकरेंस के बारे में बात नहीं किया बेटा, ऐसा मत समझो कि सर ने नहीं बताया, पूरा एनसीईआरटी में है, मुझे भी मालूम है और आप भी जानते हो। अकरेंस में से ऐसा नीट में तो कोई एग्जाम में सवाल पूछने लायक एग्जाम क्वेश्चन ही नहीं बनता बेटा, तो अकरेंस के बारे में मैंने बात नहीं किया। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो ऐसे लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। भाई काम करेंगे ना, अगर आप M इज अ 14 ग्रुप एलिमेंट या 4A ग्रुप एलिमेंट समझते हो, अगर किसी एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करा लो या ऑक्सीजन से रिएक्ट करा लो, तो जानते हो इसकी टेंडेंसी दो ऑक्साइड देने की है। हाँ बेटा, 2 ऑक्साइड, एक आएगा MO और दूसरा आएगा MO2। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4 और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +2। मतलब ये जो ग्रुप एलिमेंट है बेटा, इनकी टेंडेंसी 2 ऑक्साइड बनाने की है। एक ऑक्साइड आएगा MO और एक आएगा MO2। बेटा मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो और इसे डाइऑक्साइड। तो एक काम करेंगे, ये जो मोनोऑक्साइड जो बना रहा है, पहले वो क्या मोनोऑक्साइड बना सकता है, और डाइऑक्साइड जो बना रहा है वो क्या बना सकता है, पहले वो देखेंगे। भाई
देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। ये ऑक्साइड हो गए मोनोऑक्साइड्स। चलो सर इसी के साथ में हम लोग डाइऑक्साइड भी देखेंगे इससे बनने वाले। बेटा डाइऑक्साइड तो क्या आएगा, कार्बन का डाइऑक्साइड क्या बन सकता है बेटा, CO2। वेरी गुड। देन सिलिकॉन का बनाएंगे, कार्बन का आएगा CO2, सिलिकॉन SiO2, जर्मेनियम GeO2, टिन का SnO2 और लेड का PbO2। आपको एक बात बताओ बेटा, इसमें नीट के एग्जाम में इसमें से जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं नेचर ऑफ द ऑक्साइड। अब हमारे एनसीईआरटी में नेचर ऑफ द ऑक्साइड अलग से दिया गया है, पर मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। आपका ये जो ऑक्साइड बनता है ना बेटा, ये वाला, ये ऑक्साइड का नेचर न्यूट्रल है। सर इसके साथ साथ अगर कोई दूसरे न्यूट्रल ऑक्साइड भी अगर आप बनाना चाहो तो बता सकते हो बेटा, NO एंड N2O। बेटा ये बाकी के दो ऑक्साइड भी आपके कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है, अगर आपको याद होगा तो, राइट। तो ये तो न्यूट्रल है, बट साथ में मैंने एडिशनली बता दिया, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO N2 आता है। बाकी के जो ऑक्साइड्स है आप देखिए बेटा, बाकी के सिलिकॉन का, जर्मेनियम का पकड़ो, राइट, ये भी पकड़ो, ये और ये सारे के सारे ऑक्साइड्स की नेचर कैसी है, तो बोला दे आर द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड। हाँ बेटा, CO2 एसिडिक है, सिलिकॉन एसिडिक है, GeO2 एसिडिक है, SiO एसिडिक है, आपको ये दिख रहा है GeO एसिडिक है। और जानते हो इसके बारे में, ये इसके बारे में बेटा, ये जो होता है ना, इट विल एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या हाई हो तभी आपका SiO एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो मैंने नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बता दिया है। अब बाकी के बचे 4 बेटा, आप ही देख लीजिए 4। तो आपको क्या लगेगा, सर ऊपर वाले एसिडिक है तो नीचे आते आते ये बेसिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दे एक्ट एज ए व्हाट, दिस, ये जो चारों है इनकी नेचर अगर आप देखो, दे आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक भी बिहेव कर रहा और बेसिक भी जैसे बिहेव कर रहा। सर क्या आप इसमें कुछ एग्जांपल देना चाहोगे कि हमारा CO2 रियली एसिडिक है? देखो भाई, अगर आप इस CO2 को इस NaOH में डालते हो जो कि बेस है, तो ये आपको देगा कार्बोनेट। बेटा अगर इस CO2 को आप इसमें डालते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, तो ये आपको देगा कार्बोनेट। बेटा अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसकी नेचर तो अपने आप में एसिडिक बन गई। बेटा ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसकी नेचर अपने आप में क्या बन गई, एसिडिक। तो CO2 की नेचर कैसी होगी, एसिडिक, कंबाइनिंग विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड द वाटर। हम बैलेंस बाद में कर लेंगे, डजंट मैटर, बैलेंस आपको भी अच्छे से आता होगा। ये हो गया, तो मैंने CO2 की बता दिया। सर इसी तरह से क्या आप ये जो बाकी के एम्फोटेरिक बता रहे हो, क्या इसमें से कुछ उठा के बताओगे? डेफिनेटली भाई, आप उठा लो, हमारी एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। आप जानते हो SnO2 एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस है। बेटा एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। एसिड से रिएक्ट करेगा तो अपना हाइलाइड बनाएगा SnCl4, और बेस से रिएक्ट करेगा तो अपना Na2SnO3 ये बना लेगा सॉल्ट। तो सोडियम स्टाइनेट भी बना लिया और SnCl4 करके एज ए सॉल्ट भी बना लिया। पहले इसकी टेंडेंसी इससे रिएक्ट करने की है, तो ये था आपका एसिड, तो ये बन गया एज ए बेस। बेटा इसकी टेंडेंसी इससे रिएक्ट करने की है, ये था बेस, तो ये बन गया एसिड। तो भाई हमारा SnO2 की नेचर कैसी होगी? सर इट इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। डिड यू गॉट हियर बेटा? मुझे आपको यही बताना था कि ये सारे जो चारों के चारों दिख रहे बेटा, इनकी नेचर एम्फोटेरिक है। इसका मतलब यहाँ पर स्पेशली बेसिक ऑक्साइड कुछ भी नहीं है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब एग्जाम में ये पूछेगा SiO SiO2 दोनों एसिडिक, अच्छी बात है। GeO GeO2 दोनों एसिडिक, अच्छी बात है। तो दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? तो आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं ये जो डाइऑक्साइड जो बनते हैं और आपके मोनोऑक्साइड बनते हैं, अगर इन दोनों में आप एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढोगे तो क्या करना, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4, इसकी बेटा +2, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा।
तो MO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ अपने MO के कंपेयर में ज्यादा होगी। कंपेयर मत करना बेटा CO और CO2 में, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये एसिडिक है। आप इनमें कंपेयर करा सकते हो, आप इनमें कंपेयर करा सकते हो। इज इट क्लियर? ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वन, बेटा रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट टुवर्ड ऑक्सीजन के बाद एनसीईआरटी में दिया है रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द वाटर। खास बात बताए बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होते हैं पानी से रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल दे कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर। यह सबसे पहला और खास पॉइंट है। ऐसे आई होप नो सब बच्चा जानता भी होगा। हाँ बेटा। नंबर 2, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात कीजिए बेटा। यह तो यहाँ कार्बन की बात करो, सिलिकॉन की बात करो, जर्मेनियम की बात करो, these are the element it does not reacts with water। ये पहला पॉइंट हो गया, पानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब बात आ गई नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट? टिन की बात कर लो बेटा। टिन वाटर से तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो भाप होती है जिसको आप स्टीम कहते हो, हाँ उससे तो जरूर रिएक्ट करेगा। And it forms its oxide called as a SnO2 by liberation of hydrogen gas। Yes sir, ये खास बात है कि टिन आपको स्टीम से रिएक्ट करते हुए दिखेगा। हाँ बेटा, अगर आप पीबी की बात करो ना, पीबी, तो ये भी वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन। ऐसा लिखना गलत है, इट डज नॉट शो एनी प्रोडक्ट। क्यों? रीजन भी लिख लो बेटा, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ protective oxide layer, due to formation of protective oxide layer, that is a PBO on its surface। तो भाई पहले तो रिएक्ट करा लिया और बाद में प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना दिया, तो अब क्या होगा? उसकी रिएक्टिविटी रुक गई है। तो जानते हो बेटा, ऐसे जो होते हैं ना, द एलिमेंट इनिशियली इट शोज द रिएक्शन एंड आफ्टर वन इट विल स्टॉप इट्स रिएक्टिविटी। ऐसे एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम में भी आता है बेटा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से करा लो, इनिशियली इट विल रिएक्ट विद द एसिड एंड टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस, और बाद में उसकी रिएक्टिविटी रुक जाती है। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही हमारा ये जो लेड है बेटा, इट कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर, बिकॉज पहले जो वाटर से रिएक्ट करा लेगा तो इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, और एक बार सरफेस में ऑक्साइड लेयर बना लिए तो फर्दर रिएक्शन तो रुक ही जाएगा। ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट। दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द वाटर। ले लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट टुवर्ड्स द हैलोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें सीखना है आपको। आई होप आपने बोरॉन फैमिली देखा होगा ना, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, यही कंसेप्ट आपको यहाँ भी सीखना है। और कैसे होगा, लेट मी डिस्कस विद यू कंप्लीटली, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट में। क्लास सुनने के बाद आप इसको रिवीजन भी कर सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 3 विल कम, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सर इट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हम जानते हैं बेटा हैलोजन को हम X2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। वेरी गुड, X2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। अगर ये 14 ग्रुप एलिमेंट किसी हैलोजन से कंबाइन करता भी है, अगर किसी हैलोजन से कंबाइन करता है, तो बेटा वो अपने दो हाइलाइट देगा, MX2 एंड MX4। बेटा MX4 में इसकी वैलेंसी +4 है और MX2 में इसकी वैलेंसी +2 है, राइट? डायहाइलाइड एज वेल एज टेट्राहाइलाइड। हाँ बेटा एक बात बता दूं मैं, ये जो आपका टेट्राहाइलाइड है ना, टेट्राहाइलाइड इट वाज गिवन बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ 4th A। मतलब कार्बन भी देगा, सिलिकॉन भी देगा, जर्मेनियम भी देगा, टिन भी देगा और लेड भी देगा। लेकिन अगर आप डायहाइलाइड्स की बात करते हो, राइट, अगर आप डायहाइलाइड्स की बात करते हो, तो बेटा डायहाइलाइड्स ये जो आपके M हो गए, एलिमेंट हो गए, ये डायहाइलाइड
कार्बन में नहीं दिखेगा, सिलिकॉन में नहीं दिखेगा, बट इट कैन बी सीन विद द जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो ऐसे भी कभी एग्जाम में पूछा नहीं कि कौन दिखाता है और कौन नहीं दिखाता है। लेकिन बात एक आती है बेटा, +4 अगर +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की एलिमेंट की है, M इज द एलिमेंट ऑफ 4th A, और इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 दिखा रही है और +2 दिखा रही है, तो आप बोल सकते हो +4 में स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group। बेटा जैसे जैसे आप नीचे जाओगे स्टेबिलिटी ऑफ +4 डिक्रीज करेगा, और +2 की बात करो तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं दैट विल बी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बेटा एक केस में डिक्रीजेस कर गया, एक केस में इंक्रीजेस कर गया। जैसे कि आपने बोरॉन फैमिली में पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, मैं इनकी बात लूंगा, स्पेशली पूछा जाता है जर्मेनियम, टिन और लेड में अगर आप इनकी +4 की बात करते हो, तो बेटा जर्मेनियम का +4 आपके टिन के +4 से ज्यादा स्टेबल होगा देन द पीबी के +4 से। ये होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। उतना ही नहीं, अगर आप +2 की भी बात करते हो, जर्मेनियम, टिन एंड लेड की +2 की बात करते हो, तो ये देख लो बेटा जर्मेनियम का +2 एसएन के +2 और पीबी के +2 से कम स्टेबल है, एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आपको इसका रीजन किसी ने पूछा तो आप ये लिखना बेटा ड्यू टू व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, तो 1s2 2s2 आप 2p2 लिखते हो। देखो बेटा ये s और p के बीच में कुछ भी आपको d एंड f ऑर्बिटल नहीं दिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। गॉट टू पॉइंट। उसी तरह से जर्मेनियम की बात कर सकते हो। लेकिन आप पीबी की बात करो बेटा, पीबी मतलब कहां से बिलोंग करेगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड। आप चलते चले 6s2 पे आए, बीच में और कुछ आ गया, 6p2 आ गया। बेटा बीच में डी और एफ होने के कारण इनकी शील्डिंग वीक होती है, आप भी जानते हो। अगर शील्डिंग वीक होगी तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, एस ऑर्बिटल और न्यूक्लियर चार्ज में अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि ये बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के निकाल नहीं पाएगा। मतलब पीबी अपने +2 तो आसानी से दे देगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पीबी का हमेशा +2 स्टेबल होता है। तो यहां पर क्या हो गया, पीबी में एस ऑर्बिटल इजीली पार्टिसिपेट नहीं करा बॉन्ड फॉर्मेशन में, और आप जानते हो डेफिनेशन का स्टेटमेंट ये जो बनता है ना, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए कहते हैं बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये मैंने आपको अबाउट +4 की भी स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया और +2 की भी स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ये भी पूछते हैं बेटा जर्मेनियम के +4 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलना जर्मेनियम का +4 स्टेबल है। बेटा एसएन के +4 और एसएन के +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपने बोलना एसएन का +4 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन पीबी के +4 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो पीबी का +2 ज्यादा स्टेबल है। रीजन व्हाट इज दैट, याद रखना बेटा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा पूछते भी है। इतना ही नहीं, ये जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट बताया, इसमें आपको ये भी पूछते हैं। अब +2 और +4 में +4 ज्यादा स्टेबल है, मतलब आपकी रिएक्शन जर्मेनियम +2 से लेके जर्मेनियम +4 पे चलेगी बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जर्मेनियम +2 की टेंडेंसी क्या है कि इट मस्ट अंडरगोस कहां बेटा, ऑक्सीडेशन। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है इट मस्ट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जर्मेनियम +2 विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे यहां पर लगा लीजिए पीबी +2 और पीबी +4 में +2 इज मोर स्टेबल है, तो +4 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के पीबी +2 बनाना चाहेगा। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पीबी +4 इट अंडरगोस
सर इट अंडरगोज, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है ना बेटा, और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसकी रिडक्शन होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा उसका रिडक्शन होगा, और सर जिसका रिडक्शन होगा इट मस्ट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी अच्छी है, तो Pb+2+4 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है। और यहाँ पर जर्मेनियम में रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट किसकी अच्छी है, तो बोला जर्मेनियम+2 की रिड्यूसिंग एजेंट बोलो या रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छी है। तो ये मैंने जो कंसेप्ट बताया बेटा, ये कंसेप्ट था हमारा रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट और कंबाइनिंग विद द हैलोजन में। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कौन से एलिमेंट बना सकते हैं टेट्राहैलाइड। MX4 का मतलब क्या है भाई, ये टेट्राहैलाइड। तो आप बोलना सारे के सारे एलिमेंट टेट्राहैलाइड बना सकते हैं। बेटा ये क्या है, तो डायहैलाइड। कौन से एलिमेंट डायहैलाइड बनाते हैं, जर्मेनियम, टिन एंड लेड बनाते हैं। तो कौन से नहीं बनाते, कार्बन एंड सिलिकॉन नहीं बनाते। चलो बेटा इसमें से कुछ एग्जांपल ये भी देखेंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म हेक्साहैलाइड। अब मैंने लिखा नहीं पर आपको ये भी बता रहा हूं कि इनकी टेंडेंसी, कुछ एलिमेंट की टेंडेंसी हेक्साहैलाइड बनाने की भी होती है। थोड़ा इस हेक्साहैलाइड के बारे में भी हम देखेंगे। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदर पेज में आपको हेक्साहैलाइड भी दे रहा हूं, ले लो बेटा प्लीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट। बना लिए, वेरी गुड। थोड़ा एक बात कर लेंगे ना हम, डायहैलाइड बात किए, टेट्राहैलाइड बात किए, हेक्साहैलाइड भी बनानी है। अगर आप टेट्राहैलाइड्स में अगर आप देखते हो, ये जो टेट्राहैलाइड है इट वाज गिवन बाय ऑल द एलिमेंट, लेकिन इस टेट्राहैलाइड में आप जानते हो बेटा ये Pb का I4 जो होता है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट। पहली पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि Pb का I4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा क्यों, तो आप बोलना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सीधा सीधा डज नॉट एग्जिस्ट। सर व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप लिख सकते हो सर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप समझ गए क्यों, क्योंकि Pb के I4 में Pb की वैलेंसी +4 है भाई, और अभी भी आप देख रहे हो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट उसका s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। पर करवाना है तो बहुत एनर्जी देना पड़ता है, और दोगे तो अपने आप में वो अनस्टेबल ही हो जाता है। इतना ही नहीं, आप Pb का फ्लोरीन और Sn का फ्लोरीन देखो भाई, इसी में ले रहा हूं मैं, Pb का टेट्रा फ्लोराइड और Sn का टेट्रा फ्लोराइड, ये एग्जिस्ट तो करते हैं पर इनकी नेचर कैसी है, आयनिक नेचर है। तो देखो बेटा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब पढ़ने से अच्छा टेट्राहैलाइड में ये याद रखो डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा ये याद करो PbF4 एंड SnF4 ये आयनिक नेचर के होते हैं। हाँ बेटा ये आयनिक नेचर के होते हैं। तो मैंने जस्ट टेट्राहैलाइड में आपको ये तीन चीजें यहीं पे बता दी है, राइट। इन अदर पेज वी विल सी अबाउट दी हेक्साहैलाइड फॉर्म बाय दिस ग्रुप एलिमेंट, कौन से बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते। अगर आपको लगा कि आप ये बनाना चाहो तो बनेगा या नहीं बनेगा वो भी देखेंगे हेक्साहैलाइड में। स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। अब मैं बात कर रहा थोड़ा सा हेक्साहैलाइड्स की है, क्योंकि ये नीट में पूछा भी गया है। आई होप अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होंगे तो आपको मालूम भी पड़ रहा होगा कि सर हेक्साहैलाइड में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछते हैं कि सिलिकॉन का हेक्साफ्लोराइड और सिलिकॉन के हेक्साक्लोराइड में विच कंपाउंड कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको लगेगा सर कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, मान जाते हैं, पर कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल वो अपनी वैलेंसी दे कैन मैक्सिमम वैलेंसी उनकी 4 से बढ़ के तो रहेगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट को आप ऐसे ही जानोगे, कैसे देखो बेटा, अब इसमें ये जो कंबाइन होके आपको हेक्साहैलाइड दे दी है, दे आर गिविंग व्हाट, दे आर गिविंग एज द हेक्साहैलाइड। आपको इसी में एक पॉइंट में बता दो बेटा, कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कार्बन की होती है वो 4 है। सर बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, रिमेनिंग जो होते हैं इनकी मैक्सिमम वैलेंसी बोलो दैट इज मोर देन 4, मतलब 6 आती है।
ऐसा क्यों कि यहां लिख सकते हो आप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital, it can expand its octet. ये अपनी ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं एंड मैक्सिमम इट कैन मेक द 6 बॉन्ड विथ दिस एलिमेंट। पर यहाँ पर मैक्सिमम क्यों 4 है, 4 से बढ़ के क्यों नहीं है, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेटा डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो अपनी ऑक्टेट को कहां एक्सपांड करेगा, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 4 है और बाकी की तो 6 है। चलो अच्छी बात है। इसमें आप देखो बेटा सिलिकॉन ये जो है इसके 2 आप कंपाउंड हेक्साइड्स के बना सकते हो। कैसे, सुनो रहे, सिलिकॉन का हेक्साफ्लोराइड बन सकता है और आपको अगर लगता है कि सिलिकॉन का Cl6 बन सकता है तो मैं आपको बता दूं बेटा ऐसा कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। और ये कंपाउंड, हाँ सर, ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट करता है। इट विल एग्जिस्ट बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, क्या हो गया ये डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, तो आप एक ही रीजन लिख लो बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस और ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ, हाँ बेटा, लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन एटम। अब ये तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया, बुक में देखो ऐसा लिखा हुआ है कि सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा, वो बॉन्ड जो बनेगा उसमें से जो एनर्जी लिबरेट करेगी, दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस ऑर्बिटल और टू एक्सपांड इट्स वैलेंसी। तो ये रीजन है इसमें कि लार्जर साइज होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड में ओवरलैपिंग ठीक से नहीं होगी। ओवरलैपिंग ठीक से नहीं होगी तो बॉन्ड सिलिकॉन और क्लोरीन का बॉन्ड वीक होगा, अपने आप टूट जाएगा। मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, पर यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं। अबाउट सिलिकॉन, बेटा सिलिकॉन ही नहीं, अब जर्मेनियम की भी बात करो तो जर्मेनियम भी अपना हेक्सा हैलाइड्स आई मीन GeF6 एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप देखो फ्लोरीन और जर्मेनियम में थोड़ा क्या आएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस आने से आप यहाँ फ्लोरीन ना लिखते हुए इफ यू राइट Cl6 तो ये सही रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉलर साइज, जर्मेनियम थोड़ी बड़ी साइज होगी। फिर यहाँ पर वही वाला कंसेप्ट आएगा कि ओवरलैपिंग ठीक से नहीं होगी, बॉन्ड बनेगा वीक बनेगा, मॉलिक्यूल अपने आप में अनस्टेबल कर जाएगा। और बात करो बेटा टीन का, तो ये जो अपना टीन है वो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, दैट इज SnOH टेकन 6 टाइम्स और ये आ गया बेटा 2-। तो आप देखो सब में सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टिन हो, इन सारों में इनकी बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आ गई, तो आप बोलना सर इन सब में इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो आती है दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि इनमें सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड दे कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। इज इट क्लियर बेटा? चलो मैंने ये आपको छोटा सा एग्जांपल दे दिया। इसमें आपको ये भी पूछे जाते हैं, देखिए इसमें आपको ये भी पूछे जाते हैं बेटा जो एलिमेंट्स है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इनसे बनने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, तो आपने बोलना इनसे बनने वाले कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और वो कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं, वो वाले कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं। लेकिन जो एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इनसे बनने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, तो आप लिख सकते हो इनसे बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के होते हैं and obviously ionic compound are ionic in nature। ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा के दिया है, क्योंकि हमारे बुक में भी यही लिखा है बेटा, कैसे कि जिसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा हो, हाँ बेटा, जिसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा हो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो आप क्या समझ में आ रहा है, डाउन दी ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा भी, क्यों डिक्रीज होगा बेटा, आप देखो क्योंकि यहाँ पर यस सर, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या देखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई, तो टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवेलेंट नेचर भी डिक्रीज कर जाएगा डाउन दी ग्रुप में। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ये वाला पार्ट, +4 कोवेलेंट +2 आयनिक। क्यों बेटा, क्योंकि जो एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर। और आप फजाल-संकर की रूल जानते हो कि जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, फजाल-संकर की रूल बेटा, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी, उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी।
इसका मतलब आप बोल सकते हो बेटा टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड क्या कर गया बेटा, दे आर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके बारे में हाँ, इसको साथ में लेके चलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोलिसिस की भी बात कर सकते हैं बेटा। आप जानते हो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है, किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। अगर उसके सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो आप हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हो। आई विल शो यू। चलो यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए वेरी गुड। एक्चुअली हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट हमारे बुक में अलग से दिया है। अब हम हैलाइड की बात कर रहे थे तो बेटा हैलाइड को इसी हैलाइड में डाल दो, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा और चीजें आपको आराम से मिल भी जाएगी। क्या है देखिए, क्योंकि वीडियो जितना शॉर्ट हो जितना अच्छा हो सारी चीजें कवर हो जाए तो आपका एक रिवीजन भी बन जाता है ना बेटा। इसीलिए टाइम तो नहीं है किसी के पास, तो हम चाहते हैं थोड़ा ये भी चीजें समझ जाइए क्या होगा। बेटा हम बात कर रहे हैं ये वाला किसकी, हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है। कभी भी याद रखना बेटा हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट में आपने क्या देखना है कि सेंट्रल एटम जो होगा अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिसके सर पे दो दो लोन पेयर रखे हुए हैं उसमें से एक लोन पेयर देगा और बोलेंगे इट कैन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस का यही कंसेप्ट है कि सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी अवेलेबल, अगर है तो हाइड्रोलिसिस होगा। आपको एक बात बता दूं मैं, ये आपको भी जानते हो, एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड other tetrahaloid of these group element right beta, except carbon tetrachloride other tetrahalide of this group element undergoes hydrolysis due to presence of vacant d orbital। हाँ बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर आपका डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वाटर क्या ऑक्सीजन अपने लोन पे उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दिखाएगा। बट व्हाई द कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो आप लिखना CCl4 does not undergo hydrolysis due to absence of vacant d orbital। हाँ बेटा, यहां पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है तो एग्जैक्ट स्टेट में आप ऐसे लिखते हो, राइट, 3 + 1 4 5 6। तो देखो बेटा 2s का 1 है, 2p के 3 है और आप लोग सब लोग जानते हो यहाँ पे 2d अवेलेबल ही नहीं होता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये कंसेप्ट था, यहां तक ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। बन गया, राइट। बेटा यहाँ पे और एक मुझे ऐसा याद आ रहा है, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था इस हैलाइड के कंसेप्ट में। देखो बेटा हैलाइड है तो छोटा लेकिन चीजें बहुत सी पूछने वाली इसमें। आपसे पूछा जाएगा, ये हैलाइड वाला ही कंसेप्ट है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट टुवर्ड द
हाइड्रोजन। आपसे पूछा जाएगा Sn का +2 और Sn के +4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो अभी भी मैंने भी आपको बताया +4 इज मोर स्टेबल देन +2, राइट। इसका मतलब आपका +2 और +4 में +4 ज्यादा स्टेबल है, तो आपका +2 कैसे बिहेव करेगा। तो बेटा कभी भी रिएक्शन कैसे चलती है, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। +2 से +4 लाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इट मस्ट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एक्ट एज एन व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी हमको एक रिएक्शन पूछी थी कि FeCl3 को आप FeSnCl2 में डालोगे तो ये चला SnCl4 में, बाकी का Fe का जो +3 है बेटा वो चल जाएगा Fe के +2 में। तो आप देखिए क्या हुआ, ये आपका +2 था, आपने +4 में बना लिया, मतलब यहां से यहां जब चले इसकी होगी ऑक्सीडेशन, दैट मींस इट मस्ट एक्ट एज क्या बेटा, यस सर, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां देखिए बेटा क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा है, Fe की +3 को Fe के +2 में रिड्यूस कर दिया एंड इट शोज दैट द रिड्यूसिंग एजेंट। इतना ही नहीं, अगर आप देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड ऑल, आप देखो सारे के सारे जो +4 होते हैं ना, +4 जो भी स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, तो +4 की स्टेबिलिटी बोलो या आप बोलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड में अगर +4 की स्टेबिलिटी अगर आपको देखना है तो आप देख लेना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड लेड, इनमें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है +4 की। मतलब जितनी ज्यादा एलिमेंट और जो एलिमेंट आपके +4 में स्टेबल होते हैं, दे मस्ट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर और वी कैन से गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और वो आप इसी एग्जांपल से लगा सकते हो, क्योंकि इस एग्जांपल में मैंने आपको ओनली Sn+2 से Sn+4 बनाना सिखाया है, राइट बेटा। मैं चाहूंगा ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने करा के दी है आपको, ये पूरी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 4th ग्रुप करा के दे दिया है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद हुआ, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट बेटा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कार्बन फैमिली से, और वो होगा फ्रॉम द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। कैसे बेटा, दैट इज अबाउट द यस डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, और साथ ही साथ में विल गो विथ ए इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म बाय द सिलिकॉन एंड ऑल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय।